नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी के विरोध में करीब 13 दल एकजुट। संसद परिसर में विपक्षी दल और जंतर मंतर पर ममता बनर्जी देंगी धरना। वाम दलों का गुरुवार से प्रदर्शन का ऐलान। नोट बदलने में गड़बड़ी पर बैंक कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। छोटी बचत योजनाओं में 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध। बिग बाजार से भी मिलेंगे नए नोट। माछिल में जवान के शव के साथ बर्बरता की भारत ने की कड़ी निंदा। सेना ने कहा देंगे मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त ने भी जताया विरोध। ओडिशा के मलकानगिरी में 32 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। 564 समर्थकों ने भी डाले हथियार। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशासन का हर संभव मदद का वादा। हिलेरी क्लिंटन की ईमेल की नहीं होगी जांच। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। चुनाव प्रचार में किया था हिलेरी को जेल में डालने का वादा। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस, वामदल और टीएमसी समेत 10 से ज्यादा दलों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। इसकी शुरुआत आज संसद परिसर से धरने से होगी। वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात और सड़कों पर उतरने की तैयारी भी चल रही है। नोटबंदी मुद्दे पर एकजुट विपक्ष संसद परिसर में आज सुबह 9:45 बजे गांधी प्रतिमा के सामने धरना देगा। विपक्षी दलों की बैठक में इसका फैसला हुआ। साथ ही राष्ट्रपति से मुलाकात और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति भी तैयार हुई। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संसद में नहीं बोलने पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नोटबंदी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगी। पार्लियामेंट्री যেটা ধর্ণা আছে, all political party opposition, there Trinamool Congress will be attending and all the political parties. That's good that everybody will attend this. We are supporting fully that move. And tomorrow, that's why we delayed our program about 1.5 hours. So our program will start at 12:30. जंतर मंतर। वहीं सीपीएम समेत 6 वाम दलों ने नोटबंदी के खिलाफ जनता को लामबंद करने के लिए 24 नवंबर से एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। We will during this week take all these issues to the people all across the country and at the same time work towards a wider mobilization for an all India protest day with the other opposition parties. तो आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को नोटबंदी के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर संसद तक मार्च निकाला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद न तो आतंकवादियों की फंडिंग रुकी है और न ही नकली नोटों का कारोबार। कृति मिश्रा और अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार और कड़े कदम उठाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की राय मांगी है। उन्होंने लोगों से एनएम ऐप पर सर्वेक्षण में भाग लेकर विचारों को साझा करने की अपील की है। बीजेपी सांसद दल की बैठक में नोटबंदी के फैसले के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई में नोटबंदी सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि गरीब, निचले और मध्यम वर्ग के लोगों को काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये संघर्ष हम आगे भी चलाएंगे और ये संघर्ष गरीब के पक्ष में है, सामान्य जनता के पक्ष में है, देश हित के पक्ष में है, सुरक्षा के पक्ष में है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा संसदीय दल को आज बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। जेटली का कहना है कि ऐसे फैसलों को लागू करने के लिए साहस की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कुछ बड़े कदमों का ऐलान करेगी। ब्लैक मनी कम करने का प्रयास, ईमानदारी जनजीवन में लाने का प्रयास, अर्थव्यवस्था का और जीडीपी का लॉन्ग टर्म में साइज बढ़े,
क्योंकि ऑफिशियल इकोनॉमी बढ़ेगी, शैडो इकोनॉमी कम होगी। ये जब सारे लाभ इसमें से निकलेंगे तो देश को की एक बदली हुई तस्वीर उभर के सामने आएगी। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में ऐसी टैक्स प्रणाली चाहती है जहां लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भर सकें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर पलटवार की रणनीति पर भी चर्चा हुई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी को लेकर संसद में 4 दिन से गतिरोध बरकरार है। राज्यसभा में विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। विपक्षी दल नोटबंदी की वजह से कथित तौर पर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष मत विभाजन के नियमों पर चर्चा को लेकर अड़ा है। राज्यसभा में चौथे दिन भी नोटबंदी को लेकर गतिरोध जारी रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग की। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। ये पूरी अपोजिशन, मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपोजिशन, सारी अपोजिशन चाहती है। हम डिस्कशन चाहते हैं, हम लोगों की पीड़ा समझते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और MPs की बात सुने। The debate started on an announcement made by the Honorable Prime Minister. Yes. He made the announcement of this demonetization. We want him to be here when we are debating. प्रधानमंत्री जी न सुनेंगे न जवाब देंगे। तानाशाही रवैया कभी चला नहीं। विपक्षी दलों ने नोटबंदी की वजह से कथित तौर पर मारे गए 70 लोगों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की। माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए। मामला अति महत्वपूर्ण है। पूरे देश में सरकार ने तो आर्थिक इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा किया हुआ है। ये शरद यादव जी, ये देश के हित में फैसला है। शरद यादव जी, आपसे मेरा कहना है कि इन सारे लोगों के ऊपर कोई जो सरकार ने फैसला किया है, शरद यादव जी, आपको 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। सत्ता पक्ष ने नोटबंदी की चर्चा कराने पर जोर देते हुए विपक्ष पर कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया। तो हमारी अपील ये है, कंप्लेन कोई नहीं है इनकी, हमारी अपील ये है कि ये जो है वो टुकड़ों में चर्चा नहीं हो, चर्चा तत्काल आप शुरू कराइए और जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं जो बोलने वाले उनसे आप शुरू कराइए। तैयार है जवाब। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री की अपील का असर विपक्ष पर नहीं पड़ा। विपक्षी दल प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग पर अड़े रहे। सांसदों के वेल में आने की वजह से कार्यवाही में बाधा आई। उपसभापति पीजे कुरेन ने भी नोटबंदी पर चर्चा की अपील की। बावजूद इसके गतिरोध जारी रहा। There is order in the house. Why should the treasury benches do this? अवरोध की वजह से पहले शून्यकाल फिर प्रश्नकाल बाधित हुआ। House is adjourned till 2 p.m. भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर लोकसभा की कार्यवाही लगातार चौथे दिन नहीं चल पाई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने मत विभाजन वाले नियम के तहत चर्चा की मांग की। इसके लिए विपक्ष के कई नेताओं ने कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी नोटिस नामंजूर कर दिए। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग अस्वीकार कर दी। अवरोध बरकरार रहने के बाद कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इतने लोग दबाव और तंग है और प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए और वो प्रेजेंट रहना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। और आप अगर आप नहीं देंगे तो बहुत बड़ा अन्याय देश के ऊपर होगा। What's harm to be discussed under adjournment motion we cannot follow. What's the harm in it? Why government is not coming up? If this turmoil situation which is prevailing in the house, ruling party is becoming responsible for that. प्रश्नकाल और 0 ओवर ये आपका राइट है, इसको आप चलाइए। हम चर्चा करने के लिए तैयार है, अभी से चर्चा करने के लिए तैयार है। आप जब हुक्म करेंगे तब से चर्चा करने के लिए तैयार है। नोटबंदी ऐलान के 12वें दिन नकदी संकट के मद्देनजर सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है, तो कुछ राहत भरे फैसले भी लिए।
शादी वाले परिवारों के लिए शर्तों में कुछ ढील दी गई। वहीं छोटी बचत योजनाओं में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा नहीं किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने शादी वाले परिवार को थोड़ी राहत देते हुए खाते से 2.5 लाख रुपए निकालने की शर्तों में कुछ छूट दी है। इसके तहत अब सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा भुगतान के लिए ही घोषणा पत्र देना होगा। इससे पहले 2.5 लाख रुपए की निकासी में सभी भुगतान के बारे में जानकारी देनी थी। साथ ही आरबीआई ने बैंकों से ग्रामीण सहकारी बैंकों को पर्याप्त कोष मुहैया कराने को कहा है, ताकि किसानों को रबी मौसम में बीज, उर्वरक और अन्य कच्चे माल की खरीदारी के लिए नकदी मिल सके। रिजर्व बैंक ने डिजिटल साधनों के जरिए सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए सीमा दोगुना कर 20,000 रुपए कर दी है। पेट्रोल पंप के बाद अब बिग बाजार स्टोर से भी एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर 2,000 रुपए तक की नकद राशि मिल पाएगी। ये सुविधा 24 नवंबर से शुरू होगी। एयरपोर्ट पर कार पार्किंग फीस की छूट भी 28 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो 23 नवंबर से 31 दिसंबर तक IRCTC की वेबसाइट के जरिए टिकट बुकिंग पर सेवा कर नहीं लगेगा। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल अब छोटी अवधि की बचत योजनाओं में जमा के लिए नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने नोट बदलने या जमा करने में धोखाधड़ी करने वाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बैंकों से ये भी कहा गया है कि वे कम अवधि में बदले गए या जमा किए गए नोट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले पर लोगों के विचार मांगे हैं। मंगलवार को ट्वीट कर उन्होंने हर नागरिक से इस सर्वेक्षण में भाग लेने और नरेंद्र मोदी ऐप पर अपनी राय देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के चलते कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। फिरोजाबाद में चूड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वहीं बड़ी तादाद में मजदूर बेरोजगार हैं। यहां चूड़ी उद्योग को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उधर बेंगलुरु में भी फूल कारोबार नोटबंदी से प्रभावित हुआ है। बंद पड़ी भट्टियां, बेरोजगार मजदूर। सुहाग नगरी के नाम से मशहूर फिरोजाबाद में आजकल चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई नहीं दे रही है। 500 और 1000 के नोट बंद होने से कारोबार पर खासा असर पड़ा है। नोटबंदी के चलते हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जब से ये नोट बंद कर दिए हैं, फैक्ट्रियां बंद चल रही हैं, अब बच्चों को क्या खिलाएं? नोट बंद हुए तब से हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं और हमको पैसे की बहुत परेशानी हो रही है और पैसा मिल नहीं रहा है। बहुत परेशान है और रोजी रोटी हमारी सबसे बेकार हो गई है और क्या खाएं क्या नहीं करें। नोटबंदी के चलते सभी कारखाने फिलहाल बंद हो चुके हैं। रोजाना एक फैक्ट्री पर 50 से 70 हजार रुपए का खर्च आता है। मजदूरों को रोजाना नकद भुगतान किया जाता है, लेकिन नकदी न होने की वजह से फैक्ट्री मालिक भी परेशान हैं। कम से कम 10 करोड़ रुपए रोजाना का इस इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है और 10,000 से ज़्यादा लेबर बिल्कुल बेकार और भूखी फिर रही है बेचारी कि क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग खुद बड़े मजबूर बैठे हैं, इतना नुकसान भुगत रहे हैं। जानकारों का दावा है कि फैक्ट्रियों के बंद होने से चूड़ी उद्योग को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। फैक्ट्री का तो इकाइयाँ लगभग बंद हो गई हैं और मजदूर भी खाली बैठा हुआ है। जब तक नोट मार्केट में एटीएम में नहीं आ जाते, जिससे आदमी को आसानी से नोट उपलब्ध हो जाए, तभी ये यूनिट चालू हो पाएंगे। मार्केट में रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए का 7-8 दिन में जनरेट होता था, वो लगभग बंद हो चुका। ऐसा ही कुछ हाल बेंगलुरु का भी है। यहाँ से रोजाना फूलों का बड़ी तादाद में निर्यात होता था, लेकिन नोटबंदी के बाद से फूलों के कारोबार में खासी गिरावट आई है। अक्टूबर नवंबर बहुत बड़ा सीजन है फ्लावर फील्ड का, अक्टूबर नवंबर, लेकिन ये पैसों का इस टेंशन की वजह से क्या हुआ, पूरा कारोबार खराब हो गया। फूल अगर बिक भी रहे हैं तो किसानों को उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा। नोटबंदी के चलते कारोबारियों से लेकर मजदूर तक सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking.
भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जवान के शव के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। उधर भारतीय सेना ने भी इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में शहीद हुए 3 भारतीय जवानों के मामले में भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई इस कायराना हरकत की निंदा की है। वहीं पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी शर्मा ने भी इस मामले पर ऐतराज जताया। जेपी शर्मा को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने तलब किया था, जहां उन्होंने सीमा पार से हो रही गोलीबारी को रोकने को कहा। वहीं सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि वो इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जो इंसिडेंट पाकिस्तान की फौज ने किया है, इसका जवाब हमारी हिंदुस्तान की फौज वो जरूर देगी और अपने टाइम और जगह पे देगी। मंगलवार को घाटी के माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद आतंकियों ने एक जवान के शव के साथ बर्बरता भी की। पाकिस्तान एक स्टेट नहीं, एक ऑर्गेनाइज स्टेट नहीं है, एक टेररिस्ट स्टेट है। और टेररिस्ट जिस प्रकार से बात करते हैं, लोगों की आंखें निकालते हैं, उसी प्रकार से एक्ट कर रहा है। तो हम ये हमारी लगातार मांग है कि उसको ये एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर जो है इसका डिक्लेयर करना चाहिए। बीते 1 महीने में पाकिस्तान की तरफ से दूसरी बार इस तरह की कायराना हरकत की गई है। इससे पहले 29 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवान मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार के साथ 2000 के 2 नए नोट बरामद हुए। वहीं बीएसएफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक घुसपैठिए को मार गिराया। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने हाजी गांव में तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों के पास से 2000 के नोट मिले हैं, साथ ही भारी मात्रा में हथियार की बरामदी हुई है। 2 heavily armed terrorists were neutralized. From the slain terrorist, we have recovered 2 AK-47 rifles, 1 under-barrel grenade launcher, and large quantity of warlike store. वहीं जम्मू की आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ के मुताबिक धुंध और कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। वहीं अलगाववादियों के लगातार बंद के चलते घाटी में ज्यादातर दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे। इस बीच राज्य सरकार ने हायर सेकेंडरी तक की सभी छात्राओं की स्कूल फीस माफ कर दी है। इससे राज्य के करीब 10 लाख छात्राओं को लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में झांसी डिवीजन के रेलवे मैनेजर का तबादला कर दिया गया है और 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं रेलवे ने जांच के लिए जीआरपी की 12 सदस्यीय टीम बनाई है। इस मामले में अज्ञात रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच हादसे में मरने वालों की तादाद 148 पहुंच गई है। 150 घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। 7 शवों की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं झांसी कानपुर सेक्शन के बीच रेल यातायात बहाल हो गया है। रविवार तड़के कानपुर के पोखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज में लापरवाही की शिकायत आ रही है। राज्य सरकारों की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन में तालमेल की कमी है। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। कानपुर रेल हादसे का शिकार इंदौर का 11 साल का अभय 2 दिन बाद आखिरकार जिंदगी की लड़ाई हार गया। इस हादसे ने पहले ही उससे पूरे परिवार को छीन लिया था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे गोद लेने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश से आए डॉक्टरों ने कानपुर अस्पताल की ओर से इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। अभी मैं जब सुबह आया तो मैंने फिर राउंड लिया, सब अपने मध्य प्रदेश के सारे पेशेंट्स को देखा। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, जो प्रोफेसर थे, उनसे मैंने बात की तो बताया उन्होंने कि रात को 10 बजे, 9:30 बजे के आसपास वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। उसके माता पिता पहले एक्सपायर हो गए थे। वहीं कानपुर जिला प्रशासन ने घायलों के इलाज में कोताही से इनकार किया है। तो डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं थी, सभी सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, सीएमएस मौजूद थे, प्रिंसिपल साहब खुद मौजूद थे, प्लस जितने भी इनके जेआर एसआर थे वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो डॉक्टर्स की टीम लगातार राउंड दी क्लॉक काम कर रही है। पहले से ही क्रिटिकल बताया था और ये उस समय जो ये बच्चा जिसकी कल डेथ हुई है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि उसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है। रविवार को इंदौर पटना एक्सप्रेसवे के 14 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रेल मंत्री और राज्य सरकार ने घायलों को पूरी मदद का निर्देश दिया था। बावजूद इसके कुछ मामलों में अधिकारियों और डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायतें मिल रही हैं। कानपुर रेल हादसे के बाद प्रशासन राहत के काम में जुटा हुआ है, मगर कहीं न कहीं आपसी तालमेल की कमी भी नजर आ रही है। एक ऐसा तंत्र बनाने में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है जिससे लोगों को ज़्यादा सहूलियत मिल सके। कैमरामैन श्यामलाल के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, कानपुर। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कल 32 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके साथ 564 नक्सली समर्थकों ने भी हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वालों में 19 मिलिशिया सदस्य, 12 ग्रामीण समिति के सदस्य और 1 महिला संघ की अध्यक्ष शामिल है। प्रशासन ने हथियार डालने वाले को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आत्मसमर्पण को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल का मुकदमा लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में चल रहे अलग अलग मामलों का हवाला दिया था। उन्होंने सिविल मामले में फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगाने की मांग की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। श्रीनगर में भारी धुंध और कोहरे की वजह से आज भी एयरपोर्ट बंद है। बीते एक हफ्ते से हालात जस के तस बने हुए हैं। लगातार 7 दिन से विमानों का संचालन बाधित है। मंगलवार को भी किसी विमान ने श्रीनगर से उड़ान नहीं भरी। भारी कोहरे की वजह से रनवे पर दृश्यता महज 800 मीटर थी। इस वजह से सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। विमानों के रवाना होने और उतरने के लिए 1.3 किलोमीटर की दृश्यता की जरूरी है। पिछले हफ्ते गुरुवार दोपहर से ही एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से दृश्यता घट गई थी, जिसकी वजह से पिछले शुक्रवार श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई विमान नहीं उड़ा। बीते शनिवार महज 2 विमान ही श्रीनगर हवाई अड्डे पर आवागमन कर पाए थे। स्विट्जरलैंड की सरकार स्विस बैंक में भारतीय खातों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो गई है। ये जानकारी सितंबर 2018 से मिलेगी। इससे पहले भी कोई जानकारी भारत को नहीं मिलेगी। दोनों देशों के बीच मंगलवार को इससे जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन इसमें चोरी किए गए डाटा और पूर्व में भारत की ओर से मांगी गई जानकारी का कोई जिक्र नहीं है। वहीं सूचनाओं को गोपनीय रखना भी एक शर्त है। समझौते के तहत सूचनाओं की पहली खेप सितंबर 2019 से मिलेगी। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में समूचे भारत की एक झलक देखने को मिलती है। इंडियन पैनोरमा में दिखाई जाने वाली इन फिल्मों को चुनना जूरी के लिए भी आसान नहीं होता। महोत्सव में जूरी के सदस्य उदय शंकर पाणी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान ने। 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इस वक्त हम हैं इंडियन पैनोरमा की जूरी के साथ। जूरी का प्राइमरीली रोल क्या होता है? 1 महीने तक हम लोग दिल्ली में रहते हैं और भारतवर्ष से करीब जितनी फिल्में आई हैं थी, करीब ओवर 250 फिल्म्स को हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे देखते हैं और उनको फ़िल्टर करते रहते हैं और फाइनली करीब 22 या 23 फिल्में हम लोग फाइनल करते हैं।
तो वो देखना, दिन में 5 फिल्में देखना रोज फॉर 30 days विदाउट अ ब्रेक was quite a learning experience, I would say. It was quite taxing. We were very ruthless about the quality of film. और अगर संस्कृत की फिल्म भी है, कोई भी लैंग्वेज की भी फिल्म है, क्योंकि वो गुड सिनेमा है, इसलिए हम लोगों ने उसको सेलेक्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंडियन पैनोरमा जूरी के इन सदस्य जो कि हमें बता रहे थे कि भारत की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है और उससे निकलकर जो फिल्में आती हैं वो इंडियन पैनोरमा में बड़े ही परिश्रम के बाद, चयन के बाद सामने आती हैं। आपको 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की पल पल की खबर देते रहेंगे। फिलहाल गोवा से इरफान आपसे यही इजाज़त चाहता है, कैमरा पर्सन जुनैद के साथ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिलेरी क्लिंटन निजी ईमेल सर्वर मामले की जांच आगे नहीं की जाएगी। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के मुताबिक ट्रंप इस मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस मामले को लेकर हिलेरी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मामले की जांच फिर से शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने FBI जांच पर भी सवाल उठाए थे। ट्रंप ने एक रैली के दौरान हिलेरी क्लिंटन को जेल भेजने का भी वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने विशेष जांचकर्ता की नियुक्ति करने की भी बात कही थी। यमन में सेना और विद्रोहियों के बीच ताजा लड़ाई में 40 लोगों की मौत हो गई है। संघर्ष विराम के बाद कल सेना ने ताइज शहर के नजदीक हुती विद्रोहियों को निशाना बनाया। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ताइज में राष्ट्रपति आवास, पुलिस मुख्यालय और सैन्य अड्डे को हुती विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए भारी गोलीबारी की गई। उत्तर पश्चिमी यमन में सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण गोलीबारी में 18 विद्रोही और 4 सैनिक मारे गए। यमन में अमेरिका की मध्यस्थता से शनिवार को 48 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान किया गया था। सेना और विद्रोही संघर्ष विराम तोड़ने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यमन में पिछले 20 महीनों से संघर्ष चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस संघर्ष में 7,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और अब खेल की खबर। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाकी 3 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। अगले 3 मैचों के लिए भुवनेश्वर कुमार और KL राहुल की टीम में वापसी हुई है। दोनों ही खिलाड़ी चोट से उबरे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 5 विकेट चटकाने वाले भुवनेश्वर पीठ की चोट की वजह से 6 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त के लिए क्रिकेट से दूर थे। मंगलवार को BCCI ने टीम के 16 सदस्यों के नामों का ऐलान किया। बाकी के मैचों के लिए सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम में जगह नहीं मिल पाई। राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में गंभीर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। इसके अलावा टीम में और कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि सीरीज का तीसरा टेस्ट 26 नवंबर को मोहाली में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त से आगे है, जबकि पहला मैच ड्रॉ हो गया था। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी के विरोध में करीब 13 दल एकजुट। संसद परिसर में विपक्षी दल और जंतर मंतर पर ममता बनर्जी देंगी धरना। वाम दलों का गुरुवार से प्रदर्शन का ऐलान। नोट बदलने में गड़बड़ी पर बैंक कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। छोटी बचत योजनाओं में 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध। बिग बाजार से भी मिलेंगे नए नोट। माछिल में जवान के शव के साथ बर्बरता की भारत ने की कड़ी निंदा। सेना ने कहा देंगे मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त ने भी जताया विरोध। ओडिशा के मलकानगिरी में 32 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। 564 समर्थकों ने भी डाले हथियार। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशासन का हर संभव मदद का वादा। और हिलेरी क्लिंटन के ईमेल की नहीं होगी जांच। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। चुनाव प्रचार में किया था हिलेरी को जेल में डालने का वादा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।